जी अजय भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबको नववर्ष व चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों में बात करेंगे। सुकमा कांड सुनियोजित और बेरहमी से किया गया हमला है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पास तरम इलाके में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 20 से अधिक अर्धसैनिक बलों के जवानों की मौत एक बार फिर हुई। इस सुदूर आदिवासी क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे संघर्ष की वजह से सुर्खियों में है। बस्तर में सुरक्षाकर्मियों की एक बड़ी टुकड़ी पर माओवादी विद्रोहियों द्वारा नवीनतम घात। अभी तक मध्य भारत के माओवादी संक्रमित क्षेत्रों में इस तरह के हमलों की एक लंबी कतार में एक और सुनियोजित और बेरहमी से किया गया हमला है। अटैक से करीबन 20 जवान शहीद हो गए थे। उपलब्ध रिपोर्ट में विभिन्न इलाकों के विशेष कार्यबल, छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला रिजर्व गार्ड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और इसके अलावा अर्धसैनिक बल के एक माओवादी घात का संकेत दिया गया है, जो माओवादी गढ़ों में तलाशी अभियान चलाने के लिए आगे बढ़े थे। इस दूर दराज के इलाकों में सड़क और दूरसंचार बुनियादी ढांचे की कमी माओवादियों के लिए एक कारण है कि वे अपने लाभ के लिए इलाके का इस्तेमाल करने में सक्षम हैं। नक्सलवाद शब्द का नाम पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से पड़ा है। यह स्थानीय जमींदारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में उत्पन्न हुआ, जिन्होंने भूमि विवाद पर एक किसान को पीटा था। 1967 में कन्नू सन्याल और जगन संथाल के नेतृत्व में काम करने वाले किसानों को भूमि के यही पुनः वितरण के उद्देश्य से विद्रोह शुरू किया गया था। पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ आंदोलन पूर्वी भारत में फैल गया था। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कम विकसित क्षेत्रों में ये माना जाता है कि नक्सली माओवादी राजनीतिक भावनाओं और विचारधाराओं का समर्थन करते हैं। माओवाद साम्यवाद का एक रूप है जो माओ तत्से तुंग द्वारा विकसित किया गया है। सशस्त्र विद्रोह, जनसमूह और रणनीतिक गठजोड़ के संयोजन के माध्यम से राज्य की सत्ता पर कब्जा करना एक सिद्धांत है। रेड कॉरिडोर भारत के पूर्वी, मध्य और दक्षिण भागों का क्षेत्र है जो नक्सली माओवादी उग्रवाद से ग्रस्त है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए न केवल सबसे गंभीर खतरों में से एक में गिना जाता है, एक रूप से गिना जाता है, बल्कि वास्तव में हमारे संविधान में लोकतांत्रिक बहुलवादी राजनीतिक व्यवस्था के मूल मूल्यों के लिए खतरा है। 1967 के बाद में जब पश्चिम बंगाल में कुछ परगनाओं में आंदोलन शुरू हुआ तो धीरे धीरे इसे 9 राज्यों में लगभग 90 जिलों में अपना जाल फैला लिया। पिछले 51 वर्षों में ये व्यापक मौत और विनाश के लिए जिम्मेदार है। 10 राज्यों में फैले भूमि के विशाल विस्तार और शांति और सुरक्षा खतरा रेड कॉरिडोर कहा जाता है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चुनौती के रूप में उभरा है, जिससे ये एक जटिल घटना बन गई है। दूसरे शब्दों में ये केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है, ये अब बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य और पूर्व भारत में अपने कैडर और नेतृत्व को नुकसान का सामना करने के बावजूद और संभवतः दक्षिण छत्तीसगढ़ के अपने एकमात्र शेषगढ़ में नक्सलियों का दबदबा है। माओवादी अभी भी एक गंभीर सैन्य खतरा है। माओवादी विद्रोह जो पहली बार 1970 के दशक में नक्सलवादी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था और 2004 के बाद से तीव्र हो गया था। दो प्रमुख विद्रोही समूह के विलय के बाद एक नासमझ गुरुला चलित उग्रवादी आंदोलन बना हुआ है, जो दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से परे अनुयायी हासिल करने में विफल रहे हैं, जो कल्याण से अछूते हैं। यहाँ राज्य दमन के कारण असंतोष में हैं। माओवादी अब एक दशक पहले की तुलना में काफ़ी कमज़ोर हैं, जिसमें कई वरिष्ठ नेता या तो मारे गए हैं या असंतुष्ट हैं, लेकिन दक्षिण बस्तर में उनका मुख्य विद्रोही बल बरकरार है। इनसे निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा एक मजबूत तंत्र स्थापित किया गया है, जिसके तहत समय पर समीक्षा की जाती है और नीतियों और रणनीतियों में संशोधन किया जाता है या ठीक किया जाता है। ऑपरेशन ग्रीन हंट 2010 में शुरू किया गया था। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती गई थी। वर्ष 2010 में नक्सलवाद के कारण प्रभावित हुए 223 जिलों में 9 वर्षों में ये संख्या घटकर 90 हो गई है। समाधान व्यापक नीति उपकरण, एकीकृत रणनीति जिसके माध्यम से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को पूरे ताकत और सक्षमता के साथ में गिना जा सकता है।
यह विभिन्न स्तरों पर तैयार की गई अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीतियों का संकलन है। बस्तरिया बटालियन सीआरपीएफ ने अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बस्तरिया युवकों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए बस्तर क्षेत्र में तैनात अपने लड़ाकू लेआउट में स्थानीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने का फैसला किया है। वास्तविक तकनीकी बुद्धिमत्ता किसी भी सक्रियता विरोधी बल में निर्णायक भूमिका निभाती है और इसकी समय पर प्राप्ति उस बल की ताकत को परिभाषित करती है। इन क्षमताओं को विकसित करने में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रत्येक सीएएफएफ बटालियन के कम से कम एक मानव रहित वाहन, हवाई वाहन या मिनी यूवी को तैनात किया है। आपूर्ति और सुदृढ़ीकरण के लिए सीएपीएफ के लिए अधिक हेलीकॉप्टर सहायता प्रदान की जाती है। मजबूत गति उपायों के अलावा एक पूर्व दृष्टिकोण, प्रभावी समन्वय और गहन जांच के माध्यम से LWUE आंदोलन और उसके कैडर के साधनों को सीमित क्या करता है। गृह मंत्रालय ने एक बहुअनुशासनात्मक समूह की स्थापना की है जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और राज्य पुलिस के साथ साथ उसकी विशेष शाखाएं, आपराधिक जांच विभाग और अन्य राज्य इकाइयाँ मिलकर लंबी चौड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग किया जाता है। वर्तमान में सरकार की दो चीज़ सुनिश्चित करने की जरूरत है: शांति प्रेमी लोगों की सुरक्षा और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों का विकास। सरकार को नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के घने जंगलों में सशस्त्र समूहों का पता लगाने के लिए अभिनव समाधान की आवश्यकता है। स्थानीय पुलिस एक क्षेत्र की भाषा और संथालकृति जानती है। यह सशस्त्र बलों से बेहतर नक्सलवाद से लड़ सकता है। आंध्र पुलिस ने राज्य में नक्सलवाद से निपटने के लिए ग्रे हाउंड हाउस के विशेष बलों की स्थापना की है। अन्य राज्यों को यह समझने की आवश्यकता है कि नक्सलवाद उनकी समस्या भी है और केवल वे ही इसके प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं। जरूरतमंद पड़ने पर वे केंद्र सरकार से मदद ले सकते हैं। हालांकि एक सैन्य प्रतिक्रिया अनिवार्य रूप से काम करेगी अगर संघर्ष का एक लंबे समय तक चलने वाला समाधान हासिल करना है। तो नागरिक समाज की मांगों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। केवल एक ही रास्ता है और वह है भारत सरकार और माओवादियों को मेज पर बैठकर अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिए। कठोर सत्य यह है कि राज्य के पुलिस और केंद्र सशस्त्र बलों पुलिस बल के दो युद्ध समूहों के बीच आज आदिवासी एक दूसरे के बीच फंसे हैं। बहुत खून खराबा हुआ है और नक्सलवाद घावों को ठीक करने का समय है। एक नई सुबह में प्रवेश करने का समय है। घर में काम करने वाली नौकरों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार कई नए नियम लाने की तैयारी में है। सरकार इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति पर काम कर रही है। इस नीति के तहत घरेलू कामगारों को अन्य कर्मचारियों की तरह एक फिक्स न्यूनतम वेतन का प्रबंधन होगा। साथ ही उन्हें उनके सामाजिक सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाएगा। श्रम मंत्री श्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में बताया कि घरेलू नौकर खासकर महिलाओं के हित को देखते हुए सरकार नई नीतियों पर काम कर रही है। घरेलू कामगारों को उत्पीड़न से बचाया जा सके, उन्हें उनका शोषण ना हो और उन्हें न्यूनतम वेतन के लिए साथ पूर्ण सामाजिक सुरक्षा मिल सके, इसके लिए कोशिश की जा रही है। इस कानून में वेतन सहित अवकाश, रजिस्टर्ड नौकर के लिए पेंशन, मातृत्व अवकाश जैसी सुविधाओं का प्रावधान है। साथ ही साल में 15 दिन की छुट्टी भी देने का नियम है। कामगारों का शोषण या उत्पीड़न होने पर जुर्माना सहित कारावास की सजा का नियम है। नियम को लागू करने के लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाने का नियम है जो कानून को लागू करवाएगा और घरेलू कामगारों से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करेगा। सभार डॉक्टर सत्यवान सौरभ, कवि, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार एवं डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। RG अजय भारत।